हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं राजस्थान एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल। तो वेरी वेल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। चलिए दोस्तों, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तैयारी बंद कर देनी चाहिए। हमें तैयारी और भी ज़ोरों शोरों पे चालू रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम जिस दिन आएगा उस दिन अच्छा स्कोर कर सकें और एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर दो। सबसे पहले तो इस सेशन को शेयर कर दो। ऑलराइट, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी। चलिए, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा पूरा नाम है धीरज राजपुरोहित। मैं यूपीएससी और आरपीएससी मेंटोर हूँ। मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं ये। ऑलराइट, इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ठीक है, इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स, इनसे रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हो तो अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और अपने सवाल पूछ सकते हो। इवन अनअकैडमी के बारे में आपको कोई सवाल है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई सवाल है, तो भी आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर मैसेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं इसके? यहाँ पे मिलती है आपको लाइव क्लासेस। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए यहाँ पे रेगुलरली लाइव क्लासेस लेके आते हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए दी जाती है रेगुलर बेसिस पे, वो मंथली, वीकली, इवन वहाँ पे कई सारी स्टैटिक टेस्ट सीरीज और क्विजेज हैं जो आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे जाते हैं आपके लिए, स्पेशली डाउट क्लियरिंग सेशंस जो कि आपके डाउट क्लियर करने के लिए रखे जाते हैं। यहाँ पे जो लाइव क्लासेस होती है दोस्तों, ये बैच फॉर्म में भी होती है। कई सारे बैचेस चल रहे हैं ऑलरेडी। अभी आरएस के बैच चल रहे हैं, आपके पटवार के चल रहे हैं, एसीएफ का चल रहा है, ऑलराइट, रिट का चल रहा है, और भी बहुत सारे बैचेस ऑलरेडी वहाँ पे चल रहे हैं। ये अभी अभी नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं दोस्तों, तो ये बेस्ट टाइम है एनरोल करने के लिए, ऑलराइट, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। चलिए, इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी कि यहाँ पे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उन सबको आप डाउनलोड कर सकते हो, सो दैट लेटर ऑन विदाउट इंटरनेट उसे देख सको। और प्लस यहाँ पे आप अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हो, कितने घंटे तैयारी करी पूरे महीने, ये सब आप ट्रैक कर सकते हो। प्लस अपनी रैंकिंग देख सकते हो टेस्ट सीरीज और क्विजेज में। इसके अलावा आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल मैनर में कवर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप सर्च कीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसे इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल बनाने के बाद मैनेज गोल्स में जाके स्टेट पीएससी में आरपीएससी चूज़ करना है। आरपीएससी के थ्रू आपके राजस्थान के सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। देखिए, अनअकैडमी में कई सारी फ्री क्लासेस भी आपको दी जाती है, जैसे कि स्पेशल क्लासेस। ये जो स्पेशल क्लासेस है, यहाँ से आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं। हमारी फ्री क्लास चल रही है दोस्तों ऑलरेडी। पॉलिटी के एमसीक्यूज कर रहे हैं हम, पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ शाम को 7 बजे। आज की क्लास में आ जाना इम्पॉर्टेंट है। हम टाइम डिस्कस कर लेंगे कि भाई कितने बजे ये रखना है फिक्स। ऑलराइट, वैसे ये 7 बजे आएगा, बेस्ट टाइम है। ऑलराइट, चलिए, तो शाम को 7 बजे ये रेगुलर, हमने पहले भी ये सीरीज़ चलाई थी, उसमें हमने 17 टेस्ट किए थे। इस बार भी हमने ये स्टार्ट किया है, कल ही से स्टार्ट किया है, वापस इसे स्टार्ट कर दिया है। ऑलराइट, तो ये आपके पटवार के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मिस मत करना इसको। देखिए दोस्तों, अगर आप सिस्टमैटिक वे में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, बैचेस में एनरोल करना चाहते हो, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इस तरह से विंडो आएगी, जिसमें गेट सब्सक्रिप्शन पे अगर क्लिक करोगे तो आपके पास ये प्लान्स आ जाएंगे। ये करंट प्लान्स हैं जो चल रहे हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स के लिए होता है या तो 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है। इसमें कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला कि आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है तैयारी करने का। आप 1 साल 2 साल आप अपना एम रख सकते हैं कि मुझे आगे जाके आरएस देना है, यूपीएससी देना है, तो आप बेसिक छोटे मोटे एग्जाम देते हुए फिर आरएस फाइट कर सकते हो। तो फिर अगर आप ये करना है तो सीधे सीधे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें। दूसरा है आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट। देखिए, काफ़ी अच्छा एक प्राइस रखा गया है जो कि बाकी कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, और सारे के सारे सब्सक्रिप्शन आपके इस सब्सक्रिप्शन में सारे के सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं राजस्थान के। चलिए, अगर आप मेरा कोड रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। भले ही आप यहाँ पे किसी भी प्लान को चूज़ करें, आप अगर मेरा रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गई हमारे प्लस की बात। ये रहा मेरा रेफरल कोड, इसे आप यूज़ कर सकते हो टू सी माई फ्री क्लासेस। मेरी जो फ्री क्लासेस हैं उसे देखने के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हो। इवन प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए भी ये यूज़ कर सकते हो, सो दैट आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। तो इसको यूज़ करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे अभी सबसे आज आपका पहला दिन है, पहली बार आए हो, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपकी ऑनगोइंग अभी फ़िलहाल पटवार की तैयारी हो रही है, एसिफ की तैयारी हो रही है और आरएस की तैयारी हो रही है। ऑलराइट, जल्दी हम दूसरे और बैचेस भी तैयारी के लिए लेके आने वाले हैं, दूसरे और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करवाने वाले हैं, बहुत ही जल्दी रिट और सब करवाने वाले हैं। तो ये सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। एक सिस्टमेटिक वे में पूरा का पूरी हमारी टीम आपके लिए यहाँ पे काफ़ी मेहनत करिए। चलिए,
पहले आइकन पे क्लिक कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशंस भी आपके पास आते रहें। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, अगर अब तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दो दोस्तों। ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल राजस्थान एग्ज़ाम्स का, इसे ज्वाइन कर लो। यूट्यूब से रिलेटेड सारी कम्युनिकेशन इसी के थ्रू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वीडियो आ रहा है, यहाँ पे कोई भी लेक्चर होने वाला है तो यहाँ पे आपको नोटिफाई करवा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पॉलिटी फास्ट ट्रैक रिवीजन टेस्ट। तैयार हैं आप लोग? अगर अब तक आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी जल्दी शेयर कर दो यार, किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। चलिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। अ गवर्नमेंट इज फेडरल और यूनिटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी, एक सरकार संघीय या एकात्मक है किसके आधार पर? ऑप्शन है आपके 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के 3 अंग, या फिर सेंटर एंड स्टेट्स, केंद्र और राज्य, या फिर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, विधानमंडल और कार्यपालिका, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट, संविधान और राज्य। किसके बीच में संबंध के कारण एक राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है या एकात्मक राज्य कहा जाता है, फेडरल और यूनिटरी कहा जाता है? बताइए किसके आधार पर, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखो, थोड़ा तेज चलेंगे आज। ऑलराइट, चलिए क्या है इसका आंसर? बी, सेंटर एंड स्टेट्स, केंद्र और राज्य। क्या है? केंद्र और राज्य, इनके बीच में संबंध किस तरह से होगा, इसी को फेडरल या यूनिटरी कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि समझ लो अगर केंद्र के पास ही सारे पावर्स हैं, स्टेट के पास पावर नहीं है, तो फिर ये क्या हो गया? यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार। अगर केंद्र और राज्य के पास, दोनों के पास अलग अलग पावर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों के पावर्स पहले से निर्धारित हैं, दोनों की शक्तियां निर्धारित है, तो ये होगा फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, संघीय सरकार। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके द टेरिटरी ऑफ द यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन में बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, भारतीय महासंघ की इकाइयों के क्षेत्र को संसद द्वारा साधारण बहुमत से बदल दिया जा सकता है। सेकेंड है आपका द कंसेंट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर इज नेसेसरी बिफोर पार्लियामेंट रीडिस्ट्रीब्यूट्स इट्स टेरिटरी, संसद के क्षेत्र को पुनर्वितरित करने से पहले राज्य विधानमंडल की सहमति आवश्यक है। या फिर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज नेसेसरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग इन पार्लियामेंट अ बिल ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट, संसद में किसी भी राज्य के पुनर्वितरण क्षेत्र पर एक विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। 4. The president must receive the state's opinion before recommending a bill on altering the name of the state. राष्ट्रपति को राज्य का नाम बदलने पर विधेयक की सिफारिश करने से पहले राज्य की राय लेनी चाहिए। चलिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से दोस्तों सही है? कौन कौन से स्टेटमेंट सही है बताइए, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है? लेनी होगी, इसके अंदर होगा लेनी चाहिए नहीं होगी, लेनी ही होगी। चलिए बताइए दोस्तों कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर लिखिए और आगे अपना आंसर लिखिए। देखिए एक एक करके ले लेते हैं, हम एक एक करके देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट द टेरिटरी ऑफ यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन मे बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। बिल्कुल पार्लियामेंट के द्वारा बदला जा सकता है किसी भी, हमारे जो यूनिट्स है, यूनिट्स बोले तो राज्य, अब राज्य में कोई भी बदलाव करना है नाम का या फिर उसके क्षेत्र में, ये पार्लियामेंट कर सकती है। और कैसे कर सकती है? एक सामान्य बहुमत, साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। करेक्ट है। 1 कहाँ पर है? 1 एक्चुअली सब जगह दे रखा है। चलिए तो सेकंड द कंसेंट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर इज नेसेसरी बिफोर पार्लियामेंट रीडिस्ट्रीब्यूट्स इट्स टेरिटरी। देखो यानी कि राज्य विधानमंडल की सहमति आवश्यक है क्या? नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। इनकी सहमति ना भी हो तो भी पार्लियामेंट यानी संसद कर सकती है बदलाव। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया गलत। 2 जहाँ पे भी ये गलत है, गलत गलत। तो हमारे 2 शक के घेरे में आ चुके हैं, ए और डी। तो देख लेते हैं तीसरे को, द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज नेसेसरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग अप इन पार्लियामेंट बिल ऑन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट। बिल्कुल सही है दोस्तों ये, क्योंकि प्रेसिडेंट की सिफारिश होना जरूरी है। पहले प्रेसिडेंट इसके लिए सिफारिश करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे पार्लियामेंट को, फिर इसका विधेयक पास किया जाएगा और इसके लिए एक तरह से ये सुझाव भी लेंगे, बट ये मस्ट नहीं है। 4th वाला रॉन्ग क्यों है पता है? 4th वाला इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये मस्ट लिखा है। ये नॉर्मली राष्ट्रपति इसके लिए उनकी सिफारिश मांगते हैं राज्य विधायिका की, बट राज्य विधायिका क्या सिफारिश देती है ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होता कि वो क्या सिफारिश दे रही है, ये प्रेसिडेंट पे बिल्कुल भी बाध्य नहीं होता, ठीक है ना। तो बिल्कुल 3 सही है, 4 गलत है। तो हमारा क्या हो गया? 1 और 3 डी। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिगार्डिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स एक्सेप्शन इन केस ऑफ। कानून के समक्ष समानता के बारे में भारतीय संविधान इस मामले में अपवाद बनाता है। बताइए किस में? ऑप्शन है आपके द प्रेसिडेंट और गवर्नर, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए, या फिर बाय बी
फॉरेन सोवरेन्स ओनली, विदेशी संप्रभु ही, केवल विदेशी संप्रभु, या फिर केवल राष्ट्रपति, ओनली प्रेसिडेंट, या फिर नन। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखो। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। बताइए, रिगार्डिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, रिगार्डिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का कौन सा अपवाद है, किसके लिए अपवाद बनाया है संविधान ने? बताइए। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, प्रेसिडेंट और गवर्नर, यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल। देखिए, राष्ट्रपति के लिए भी कुछ अपवाद बनाए गए, उनको भी कुछ ऐसे पावर्स दिए गए जो कि इक्वालिटी, ये कौन सा इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता, कौन से आर्टिकल में बात कर रहे हैं हम? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का अपवाद दे रखा है दोस्तों, कुछ प्रेसिडेंट को पावर्स और गवर्नर को भी कुछ पावर्स दे रखी है। ऑलराइट, पावर्स क्या, उनको एक तरह से कुछ प्रोटेक्शन दे रखी है संविधान के द्वारा, यानी इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, इन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता, है ना, इनके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी इन पे, और किसी भी तरह की सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं की जा सकती, नागरिक कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। हालांकि वो उसके लिए दे रखा है अगर इनके कोई भी पर्सनल एक्ट है, यानी कि इन्होंने निजी तौर पर कोई कार्य किया है, और उसके लिए भी इनको 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों के दोनों केसेस में प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को कुछ इसके लिए अपवाद दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट ये अपवाद है। देखो, ये सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा है दोस्तों, वरना ये फॉरेन सोवरेन्स जो है, विदेशी संप्रभु, इनको भी अपवाद बनाया गया, इनके खिलाफ भी कोई क्रिमिनल केस नहीं किया जाता नॉर्मली, ठीक है। और प्लस इसके अलावा जो यूएन के मेंबर्स है या फिर जो दूसरे विदेशी राजदूत जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनको भी प्रोटेक्शन दी जाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो ए हमारा क्या होगा आंसर? ए। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, प्रेस की सेंसरशिप, ए इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा निषेधित है। बी हैज़ टू बी जज्ड बाय द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, को तर्क की कसौटी पर आंका जाना चाहिए। सी इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस मेंशन्ड इन आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। डी इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 31 में निर्देशित है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखो। बताइए दोस्तों, क्या है ये? क्वेश्चन नंबर लिखो, आगे अपना आंसर लिखो, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर होगा दोस्तों बी। वैसे तो आपका सी भी इसका सही है, इसमें एक इनको वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, बाकी सी भी नॉर्मली सही है, बट बी जो है बिल्कुल सही है। हैज़ टू बी जज बाय द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, अगर सेंसरशिप लगाई जाती है, यानी कि प्रेस पर सेंसरशिप लगाई जाती है, कोई भी रोक लगाई जाती है, तो उसके लिए वो क्या होना चाहिए? तर्क संगत, यानी वो किसकी कसौटी पे आंका जाएगा? उसे तर्क की कसौटी पे आंका जाएगा। इट शुड बी जज ऑन द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। अगर वो तर्क बिल्कुल भी उचित नहीं है, अगर रीजनेबल नहीं है, तो फिर उसको क्या है, आपके न्यायालय यानी उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हालांकि ये एक रेस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 के अंदर ही आता है आपका प्रेस की फ्रीडम, आर्टिकल 19 पे ही आता है आपकी प्रेस की फ्रीडम, पर सेंसरशिप आर्टिकल 19 में कहीं नहीं दे रखा है, आर्टिकल 19 में नहीं दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करी है, आर्टिकल 19 में नहीं दे रखा है, इसलिए हमने सी नहीं किया। चलिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर रेस्ट्रिक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किसके आधार पर संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित है? बताइए। 1 डिफेमेशन, बदनामी। 2 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना। 3 प्रोटेक्टिंग अ शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की रक्षा करना। या फिर 4 फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। बताइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है किस किस आधार पे प्रतिबंधित किए जा सकते हैं? बताइए। बताइए दोस्तों, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखो। देखिए दोस्तों, एक एक करके ले लेते हैं। देखिए, डिफेमेशन बिल्कुल बदनामी के आधार पे किया जा सकता है। मानहानि, डिफेमेशन का मतलब होता है बदनामी या फिर मानहानि, मानहानि के आधार पर इस पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल। 1 कहाँ पर है? एक जगह हमारा चला गया, 3 बच गए हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना, बिल्कुल इसके आधार पे भी रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये सब संविधान में लिखे हैं, उसी को हम ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो
ये भी चला गया। अब 2 हमारे शक के घेरे में आ गए, ए और डी। देखिए 3 और 4 में से कौन सा सही है दोस्तों? देखिए प्रोटेक्टिंग अ शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके आधार पे नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, उल्लेखित नहीं है। प्रोटेक्टिंग अ शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की रक्षा करने के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हालांकि ये 4th वाला करेक्ट है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इसके आधार पर जरूर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो आंसर हो गया अपना डी, 1, 2 एंड 4, बिल्कुल डी आंसर है। चलिए जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल सही दिया है जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन, शोषण के खिलाफ जो अधिकार है वो बच्चों को क्या निषेध करता है? शोषण के खिलाफ अधिकार बच्चों का शोषण के खिलाफ अधिकार जो है वो क्या निषेध करता है दोस्तों? ए, बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन बिजनेस फैमिली बिजनेस, यानी पारिवारिक व्यवसाय में रोजगार से 15 वर्ष से कम आयु को प्रतिबंधित करता है। या फिर बी, बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हजारियस ऑक्यूपेशन, यानी कि बी, 14 वर्ष से कम आयु उम्र के बच्चों को खतरनाक व्यवसाय में नियोजित होने से। या फिर बिलो 14 ईयर्स फ्रॉम वर्किंग ऑन फैमिली फार्म्स, पारिवारिक खेतों पर काम करने वाले 14 वर्ष से कम। या फिर फ्रॉम डूइंग ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी करने से। किस पे प्रतिबंधित किया गया है दोस्तों? आर्टिकल, ये कौन सा आर्टिकल की बात हो रही है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 24। बताइए दोस्तों, याद आ रहा है कुछ? क्वेश्चन नंबर लिखिए और आगे अपना आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर लिखिए और आगे अपना आंसर लिखिए। क्या लिखा है इसके अंदर आर्टिकल 24 में? ये एक्चुअली चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है। ऑलराइट, चलिए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हजारियस ऑक्यूपेशन, यानी कि खतरनाक व्यवसायों में नियोजित नहीं किया जा सकता 14 साल से कम के बच्चों को। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 24 का कहना है, अनुच्छेद 24 का कहना है। ठीक है, यानी कि बाल श्रम को एक तरह से प्रतिबंधित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी, निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार के तहत आता है? बताइए दोस्तों। फर्स्ट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और रेस, धर्म या नस्ल के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव। या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानून का समान संरक्षण। या फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, राज्य के अधीन रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। बताइए इनमें से कौन कौन सा राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है? राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, यानी कि समानता के अधिकार के अधीन आता है। बताइए इनमें से कौन कौन सा? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखो। बताइए, देखिए एक एक करके ले लेते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और रेस, बिल्कुल कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15। देखो अगर बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे के सारे अनुच्छेद जो है ये हमारे राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता के अधिकार के तहत आते हैं। चलिए तो सबसे पहला है आपके ये कौन सा है? आर्टिकल 15 है ना, धर्म या नस्ल के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव अगर किया जा रहा है तो ये किसके अंडर आ रहा है? आर्टिकल 15 के अंदर। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानून का समान संरक्षण 14, आर्टिकल 14, बिल्कुल ये भी उसके अंडर आ रहा है। फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एक्चुअली ये जो है डीपीएसपी का पार्ट है, ये फंडामेंटल राइट ही नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का पार्ट है। तो 3 निकाल देते हैं, तो 3 निकाल दे तो आंसर आ जाएगा क्या अपना? देखिए 3 निकाल दिया, फिर भी हमारे शक के घेरे में अभी भी हैं। ऑलराइट, और फिर एक कहाँ पर है? एक ये रहा, तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया डी। ठीक है ना, क्यों? डी वाला देखते हैं क्या? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, कौन सा है? 16। ठीक है ना, 16, राज्य के अधीन रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, आर्टिकल 16। अच्छा ठीक है, अब कौन सा बच गया? 17, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। 18 किससे रिलेटेड है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, है ना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी किसी भी तरह का पद या फिर किसी भी तरह का टाइटल नहीं दिया जाएगा, चलिए, राज्य के द्वारा। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following can impose reasonable restriction on fundamental rights of the Indian citizens? निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? बताइए कौन लगा सकता है प्रतिबंध? उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है मौलिक अधिकारों पर? ए, सुप्रीम कोर्ट। बी, पार्लियामेंट यानी संसद।
सी प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, या फिर डी नन ऑफ दिस, द रेस्ट्रिक्शन हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कोई नहीं, प्रतिबंधों को पहले ही संविधान में शामिल किया गया है। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखो। बताइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। बताइए, क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखिए। कौन लगा सकता है दोस्तों? ऑफ कोर्स कौन? पार्लियामेंट। कौन कर सकता है? संसद इस पे उचित कानून बना के इसको अमेंड कर सकता है, इसको रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। बट वो रेस्ट्रिक्शन कैसे होनी चाहिए, वो प्रतिबंध कैसे होने चाहिए? रीजनेबल। कैसे होने चाहिए? वो उचित होने चाहिए, उचित प्रतिबंध होने चाहिए। ठीक है, उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, फर्स्ट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द पावर टू एडजॉर्न द हाउस सिनेडाई बट ऑन प्रोरोगेशन इट इज़ ओनली द प्रेसिडेंट हु कैन समन द हाउस। लोकसभा अध्यक्ष के पास सदन की कार्यवाही स्थगित करने की शक्ति होती है, लेकिन पुनर्नुमति के आधार पर यह केवल राष्ट्रपति होता है जो सदन को सम्मन करता है, यानी कि वापस बुलाता है। चलिए, नाउ सेकेंड, अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड और देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टर्म देयर इज एन ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बाय द एफ्लक्स ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 5 years इवन इफ नो फॉर्मल ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन इज ऑर्डर्ड इशूड बाय द प्रेसिडेंट। जब तक कार्यकाल शीघ्र ही भंग ना हो जाए या फिर कार्यालय का विस्तार ना हो जाए, तब तक 5 वर्षों की अवधि के अंत में लोकसभा का स्वतः विघटन हो सकता है, भले ही राष्ट्रपति द्वारा विघटन का कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया हो। बताइए, लास्ट है आपका, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंटिन्यूज इन द ऑफिस इवन आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस एंड अनटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष सदन के विघटन के बाद और सदन की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर बने रहते हैं। बताइए, कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, करेक्ट है? बताइए, कौन कौन सा कथन इसमें से सही है? बताइए दोस्तों, कौन कौन सा कथन इसमें से सही है? बताइए। क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए और फिर अपना ऑप्शन लिख दो कौन सा सही है। बताइए। देखिए दोस्तों, एक एक करके ले लें। तो अभी हमने जैसे पढ़ा, सबसे पहला, स्पीकर ऑफ द हाउस हैज़ द पावर टू एडजर्न द हाउस सिनेडाई। सिनेडाई यानी कि उसको कार्यवाही को जो सदन की कार्रवाई है उसको स्थगित किया जा सकता है फॉर अ टाइम। पर प्रोरोगेशन जब भी किया जाता है तब उसे, अगर उसे प्रोरोग कर दिया जाता है, प्रोरोग यानी कि उसे भंग कर दिया जाता है, अस्थायी रूप में भंग किया जाता है थोड़े टाइम के लिए, सत्र के लिए, एकदम छुट्टी के लिए, है ना, तो फिर उसको वापस कौन बुला सकते हैं? प्रेसिडेंट। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड और इन एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज एफ्लक्स ऑफ टाइम। जैसे ही समझ लो कि लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल अगर खत्म हो जाता है तो उस समय लोकसभा का अपने आप विघटन हो जाता है। ठीक है, इसके लिए प्रेसिडेंट का कोई अलग से फॉर्मल इशू, उनको फॉर्मल ऑर्डर इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि नेचुरली नॉर्मली अगर बीच में 5 साल से पहले अगर उनको डिसॉल्व किया जाता है, उनका विघटन किया जाता है लोकसभा का, तो उसमें प्रेसिडेंट को एक ऑर्डर इशू करना पड़ता है। चलिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। लास्ट वाला स्टेटमेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंटिन्यूज इन द ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। भाई, सदन के विघटन के बाद भी जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो फिर भी वो पद संभाले रहते हैं। कब तक के लिए? जब तक नई लोकसभा आ जाती है और उनकी पहली सिटिंग होती है, उससे पहले तक वो, ठीक पहले तक वो सदन के अध्यक्ष होते हैं। जब पहली सदन की पहली बैठक होती है तब वो आपस में से सारे सदस्य एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन है आपका डी, करेक्ट है डी। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पासिंग अ बजट इन दी पार्लियामेंट। संसद में बजट पारित करने की सही क्रम को पहचाने। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? बताइए। वोट ऑन अकाउंट, फाइनेंस बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, डिस्कशन ऑन बजट। बताइए। इन सबको अरेंज करना है, कौन सा सही होगा बताओ? बजट का खाता, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, चर्चा पर मतदान। बताइए कौन सा करेक्ट है दोस्तों, कौन सा करेक्ट है? सीक्वेंस कौन सा करेक्ट होगा? बताइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले डिस्कस किया जाता है बजट पे। तो बजट पे डिस्कशन में ये दो आ गए हमारे, सी और डी सबसे पहले।
ठीक है, बजट को डिस्कस करने के बाद उसके लिए एक कौन सा एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, एप्रोप्रिएशन बिल, फिर फाइनेंस बिल पास किया जाता है, इसके बाद बजट को पास हुआ मानते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, बजट को पास हुआ मानते हैं दोस्तों। उसके बाद वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट क्यों किया जाता है, अगर समझ लो कुछ ऐसा, वोट ऑन अकाउंट एक टाइम, मतलब जब तक ये बजट पास हो रहा है तब तक के लिए क्या किया जाएगा, एक आपको नॉर्मली क्या करना है, पैसे साइड में रखे जाते हैं ताकि इसका एक बार काम चल जाए, एक बार इसका काम चल जाए। ठीक है, ऑलराइट, चलिए। चलिए, तो आंसर क्या होगा हमारा, एप्रोप्रिएशन बिल हमेशा फाइनेंस बिल से पहले आता है, लास्ट में आता है फाइनेंस बिल, उसके बाद आता है वोट ऑन अकाउंट, यानी कि ये सब करवाया जा रहा है तब तक के लिए पैसा खर्च यहाँ से किया जाएगा। आंसर है आपका डी। ठीक है, चलिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रिविलेजेस enjoyed by members of parliament individually, संसद के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त विशेषाधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। ऑलराइट, कौन से नहीं है दोस्तों, ये बताना है आपको। चलिए, फर्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड इन सिविल केसेस ड्यूरिंग एंड 40 days बिफोर एंड आफ्टर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द कमिटी ऑफ विच ही इज अ मेंबर, सदन की समिति की एक बैठक की निरंतरता के दौरान और उसके बाद और 40 दिनों के दौरान नागरिक मामलों में गिरफ्तारी होने से स्वतंत्रता। ठीक है, सेकेंड, फ्रीडम फ्रॉम बीइंग समन्ड विदाउट द लीव ऑफ द हाउस टू गिव एविडेंस एज अ विटनेस वाइल पार्लियामेंट इज इन सेशन, संसद के सत्र के दौरान गवाह के रूप में सबूत देने के लिए सदन की छुट्टी के बिना बुलाए जाने की मुक्ति। ठीक है, थर्ड है आपका अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट एक्शन फ्रॉम एनीथिंग सेड इन द हाउस, सदन में कही गई किसी भी बात के लिए अदालती कार्रवाई से प्रतिरक्षा प्रदान करने की असीमित स्वतंत्रता। नाउ फ्रीडम, फोर्थ है आपका फ्रीडम टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, सदन की बहस और कार्रवाई प्रकाशित करने की स्वतंत्रता। बताइए, तो कौन कौन सा है, these आर नॉट प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंडिविजुअली, इनमें से कौन कौन सी स्वतंत्रता जो है वो संसद के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त विशेषाधिकार नहीं है। बताइए कौन कौन सा होगा दोस्तों इनमें से, बताइए दोस्तों। देखिए, अगर हम देखें तो पहला वाला बिल्कुल ही उसका इंडिविजुअल राइट है ना, 40 दिन तक के लिए, जब तक उस पर किसी भी तरह का अरेस्ट नहीं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता जब तक कि 40 दिन जब तक वो कमेटी का, किसी भी कमेटी के मेंबर है, उस कमेटी की जो कंटिन्यूस चल रही है, निरंतरता चल रही है, उसके दौरान और उसके बाद 40 दिन तक उन्हें नहीं हिरासत में लिया जा सकता। बिल्कुल ये इंडिविजुअल, उनका एक व्यक्तिगत तौर पे एक प्रिविलेज दिया है, इंडिविजुअल प्रिविलेज है। देन फ्रीडम फ्रॉम बीइंग समन्ड विदाउट द लीव ऑफ द हाउस, ये भी एक इंडिविजुअल है, यानी कि अब जब भी उनका सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान उन्हें कोर्ट नहीं बुलाया जा सकता कि भाई आप आओ, आपको समन किया गया है, आप इसका जवाब दो, विटनेस बनो। ठीक है ना, एविडेंस के लिए, विटनेस बनने के लिए उन्हें नहीं बुलाया जा सकता। देन अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल दिया है, बट ये व्यक्तिगत तौर पे नहीं है, ये सभी मिनिस्टर्स को दिया है, ये कलेक्टिव इंजॉयमेंट है, सामूहिक विशेषाधिकार है। चलिए, देन फ्रीडम टू पब्लिश, ये तो कोई तरह का इनका अधिकार नहीं है, ये नागरिकों का अधिकार है। नागरिक क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स। हालांकि ये क्या होना चाहिए, ट्रू, इनका नेचर होना चाहिए, इट शुड बी ट्रू, यानी ये सत्य होना चाहिए। असत्य कार्रवाई आप नहीं प्रकाशित कर सकते, यानी जो भी बहस हो रही है और कार्रवाई हो रही है उसे प्रकाशित किया जा सकता है अगर वो सच है तो। चलिए, तो हम अगर 3 और 2 को निकाल दें, सिर्फ 1 और 2 ही सही आंसर है, और नॉट प्रिविलेजेस पूछा गया, इसलिए अपना आंसर होगा 3 और 4, क्योंकि ये नॉट है। चलिए, अपना आंसर आ गया सी, क्या होगा, सी। चलिए, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर अ बिल फॉर अल्टरिंग द एरिया ऑफ द स्टेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, संसद में राज्यों के क्षेत्र को बदलने के लिए एक विधेयक से पहले निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट, द बिल मस्ट बी रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक की सिफारिश की जानी चाहिए। दूसरा, प्रेसिडेंट शुड हैव रेफर्ड इट टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर रिकमेंडिंग इट, राष्ट्रपति को सिफारिश करने से पहले इसे संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजना चाहिए था। ऑलराइट, सी, द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट हैव गिवन इट्स कंसेंट ऑन द बिल, राज्य विधानमंडल ने बिल पर अपनी सहमति दे दी होगी तभी। चलिए, बताइए कौन कौन सा है इसमें से, विच ऑफ द कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, कौन कौन सी कंडीशन इसमें से फुलफिल करना जरूरी है। बताइए दोस्तों क्या होगा, बताइए क्या होगा। देखिए, एक एक करके अगर ले लें अपन, तो देखिए, बिल मस्ट बी रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल इसमें सिफारिश देनी होती है, सबसे पहले प्रेसिडेंट अपनी सिफारिश देंगे कि ऐसा कुछ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सही है,
फर्स्ट सही है तो एक चला गया हमारा। फिर देख लेते हैं दूसरा, द प्रेसिडेंट शुड हैव रेफर्ड इट टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर रिकमेंडिंग इट। देखो जैसे ही सिफारिश करते हैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उससे पहले ये राज्य के विधानमंडल को एक बार क्या करते हैं, उनसे राय मांगते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसमें सिर्फ पूछा गया है शुड रेफर, इसका ये नहीं बोला गया है भाई इनको मस्ट रेफर, बहुत डिफरेंस है इसमें। इनको करना ही होगा और करना चाहिए में बहुत डिफरेंस होगा। इसमें चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, करेक्ट है। तो 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है, ये चला गया हमारा। अब 2 बच गए हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट हैव गिवन इट्स कंसेंट ऑन द बिल। अब इसकी ज़रूरी बात नहीं है, राज्य विधानमंडल अगर उस पर अपनी सहमति ना भी दे फिर भी उसे पास किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है ना। फिर भी बदलाव किया जा सकता है, किसी राज्य का नाम बदलना है, उसका एरिया बदलना है, एक राज्य को 2 राज्य में या फिर और ज़्यादा राज्यों में विभाजित करना है, ये भी पार्लियामेंट यानी संसद कर सकती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। ऑलराइट, करेक्ट आंसर होगा ए। जिसने ए आंसर दिया है बिल्कुल ही सही जवाब दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। देखिए दोस्तों बताइए कौन सी कार्रवाई राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ए, प्रोरोगिंग पार्लियामेंट, संसद का प्रचार, संसद का प्रोरोगिंग पार्लियामेंट यानी संसद का भंग, अस्थायी भंग करना। चलिए बी, कन्वीनिंग अ जॉइंट सिटिंग इफ रिक्वेस्टेड, अनुरोध किए जाने पर एक संयुक्त बैठक बुलाना। सी, डिसॉल्विंग राज्यसभा भंग करना। कॉजिंग द बजट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, संसद के समक्ष रखे जाने वाले बजट को पेश करने के लिए सिफारिश करना। चलिए बताइए, सिफारिश करना। ऑलराइट, बताइए कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों, कौन सा है इनके द्वारा नहीं किया जाता। सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। देखिए, डिसॉल्विंग दी राज्यसभा यानी कि राज्यसभा को भंग करना। ये राज्यसभा कभी भंग होती नहीं है, ये प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, इसके अलावा बाकी सब प्रेसिडेंट का रोल है। यानी संसद को अगर भंग करना है, संसद के मतलब यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है ना। और प्रोरोगिंग का मतलब क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा को भी इनका सत्र होते हैं इनके, ठीक है ना, इनके सत्र होते हैं दोनों के। अब जैसे ही सत्र के बीच में जो छुट्टी आती है, वो छुट्टी के दौरान जब खत्म होता है सत्र, तब उसे कहते हैं प्रोरोग करना, ठीक है। वहाँ से जो अध्यक्ष है वो इसे प्रोरोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है, अस्थायी रूप से प्रोरोग करते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद में प्रेसिडेंट इसे क्या करते हैं, प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू करते हैं और इसको प्रोरोग करते हैं कि भाई अब इसकी क्या है, छुट्टी हो गई है। फिर वापस जब बुलाना होता है तभी भी यही समन करते हैं, यही बुलाते हैं। चलिए, अगर जॉइंट सिटिंग बुलानी है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट ही, उनके पास ही अधिकार है, वही जो है संयुक्त बैठक बुला सकते हैं अगर उनसे अनुरोध किया जाए तो। और उसके अलावा बजट पेश करने के लिए भी यही कारण बनते हैं बजट पेश करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट एक्सीड दैट ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय, विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा से कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए। बताइए दोस्तों, कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए, क्या होगा इसका आंसर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखो। बताइए, काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन है, बताइए। विधान परिषद की सदस्यता, कुल सदस्यता विधानसभा से कितनी ज़्यादा, इस विधानसभा से कितनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए आंसर है दोस्तों 1/3, यानी कि अगर समझ लो कि 300 मेंबर है विधानसभा में, फॉर एग्जांपल 300 मेंबर है विधानसभा में यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में कितने होने चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 100 मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 यानी कि 1/3 है ना, इसका 1/3 ही वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ए, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, बी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बताइए, काफ़ी अच्छा सवाल है। पुरानी क्लास याद आ रही कि नहीं आ रही है। 15, क्वेश्चन नंबर 15 लिखो, आगे अपना आंसर लिखो। अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने काफ़ी डिस्कस किया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में। बताइए कौन चुनते हैं इसके चेयरमैन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति के जो चेयरमैन है उसको कौन चुनते हैं, अध्यक्ष को कौन चुनते हैं। देखिए, इसे चुना जाता है स्पीकर द्वारा, लोकसभा के स्पीकर द्वारा, ठीक है ना, लोकसभा स्पीकर इसे चुनते हैं इसके चेयरमैन को। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोरम फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक के लिए कोरम क्या है। कोरम क्या होता है दोस्तों, कोरम का मतलब है कि ये मिनिमम, कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम, कोरम का मतलब होता है, कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम कितने लोग, कितने सदस्य
मेंबर्स होने चाहिए, तभी उसकी बैठक जो है आगे बढ़ाई जाएगी, कार्रवाई बढ़ाई जाएगी, उतने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए। चलिए, कोरम फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कितने होने चाहिए बताइए दोस्तों। ए 1/12 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, सदन के सदस्यों की 1/12वीं संख्या। बताइए 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 हिस्सा। बताइए 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा, या फिर 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, सदन की कुल सदस्यता की संख्या का 2/3 हिस्सा। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, कितना होना चाहिए कोरम। देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। देखिए कोरम जो है जॉइंट सिटिंग में भी 1/10 होता है, यानी कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा की जो कुल संख्या है, जितने भी मेंबर्स हैं, कुल संख्या जो है जितने मेंबर्स हैं उसके एक है ना 10वां हिस्सा जो है, उसका 10वां हिस्सा इतने मेंबर्स होने चाहिए, तभी उसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इवन ये लोकसभा राज्यसभा के लिए भी होता है, अगर लोकसभा में भी कितने मिनिमम 1/10 10वां हिस्सा मेंबर्स अगर आ गए वहाँ पे, तो फिर कार्रवाई बढ़ाई जाती है, वरना उस दिन के लिए कार्रवाई क्या कर दी जाती है, स्थगित कर दी जाती है। ऑलराइट, चलिए, कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम इतने यानी न्यूनतम इतने तो सदस्य होने ही चाहिए, तभी जाके कार्रवाई शुरुआत की जाएगी। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्रवार लोकसभा क्षेत्र है। बताइए दोस्तों, कांगड़ा, कच्छ, लद्दाख, भीलवाड़ा, इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, इन सब में से सबसे बड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। बताइए, क्षेत्रवार है ना, एरिया वाइज बताना है, क्षेत्रवार बताना है यहाँ पे। बताइए सबसे बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है इनमें से, बताइए दोस्तों कौन सी है। देखिए अगर इसमें से ध्यान देंगे आप, कांगड़ा, लद्दाख ये सब क्या है, नॉर्थ में है, भीलवाड़ा राजस्थान का है, नहीं, सबसे बड़ी कौन सी है, कच्छ। ठीक है, कच्छ है, इन सब में से सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट एरिया है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो कच्छ का है। चलिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके, ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राज्यसभा के सभी सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। बी, ओनली अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, केवल राज्यसभा का सदस्य ही उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। सी, वाइल अ कैंडिडेट to the Lok Sabha can contest from any state in India, a candidate to Rajya Sabha should ordinarily be a resident of the state from where he is contesting. जबकि लोकसभा का एक उम्मीदवार भारत के किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राज्यसभा के लिए एक उम्मीदवार को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। Now D, the Constitution explicitly prohibits the appointment of a nominated member of the Rajya Sabha to the post of a minister. संविधान स्पष्ट रूप से राज्यसभा के मनोनीत सदस्य की नियुक्ति को मंत्री पद के लिए प्रतिबंधित करता है। बताइए दोस्तों, कौन सा इसमें से सही होगा, बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। देखिए दोस्तों, कौन सा इसमें से सही होगा। देखिए, इसके अंदर एक और ऑप्शन मैं जोड़ देता हूं, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर अब, बताइए, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। बिल्कुल, आंसर क्या होगा, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों। हाँ, इसमें से एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। एक्चुअली देखिए, सारे के सारे मेंबर्स जो है, सारे के सारे मेंबर्स राज्यसभा के इलेक्टेड नहीं होते, कुछ मनोनीत भी होते हैं, आपको लास्ट वाले में पता चल ही गया होगा। ठीक है, और लास्ट वाले के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं कहता कि राज्यसभा का कोई मेंबर होगा उसे नहीं बना सकते मंत्री, ऐसा कुछ भी नहीं कहता। ठीक है ना। अब देखिए, और दूसरा जो है ना, राज्यसभा का ही मेंबर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो कहीं से भी आ सकता है, लोकसभा से भी आ सकता है, और कहीं और नॉर्मली जो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है वो भी लड़ सकता है। चलिए, भले ही वो किसी भी सदन का या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का भी हिस्सा ना हो, सदस्य ना हो, फिर भी वो लड़ सकता है। चलिए, देन सी,
लोकसभा के अंदर, लोकसभा में कहा जा रहा है कि किसी राज्य का आपको वहाँ का निवासी होना चाहिए लोकसभा लड़ने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए वो कहीं से भी, कहीं का भी हो सकता है। यानी हम राजस्थान के हो कोई, है ना, राजस्थान के निवासी हो, बट आप क्या यूपी से लड़ रहे हो, या फिर आप बिहार से लड़ रहे हो, या फिर आप मध्य प्रदेश से लड़ रहे हो, ओके, अलाउड है। इवन राज्यसभा में भी ऐसा ही है। राज्यसभा में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वहीं उसका निवासी होना चाहिए उस राज्य का, वो किसी भी राज्य से वो लड़ सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। नाउ विच पार्लियामेंट्री कमिटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर्ड बाय अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता सामान्यतः विपक्ष के एक प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है, बताइए। ऑप्शन है आपके कमिटी ऑफ अश्योरेंस समिति, आश्वासन समिति, या एस्टिमेट्स कमिटी, प्राक्कलन समिति, प्रिविलेजेस कमिटी, विशेषाधिकार समिति, या पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, लोक लेखा समिति। बताइए विच पार्लियामेंट्री कमिटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर्ड बाय अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, ठीक है ना, यानी कि विपक्ष के कोई सदस्य के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। इनमें से किस समिति की? बहुत ही अच्छा सवाल है, हमने पहले भी ये कर रखा है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? डी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जिसने इसका आंसर डी दिया है बिल्कुल सही दिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो अध्यक्ष है आमतौर पर कौन होता है? ये ऑपोजिशन का लीड, ऑपोजिशन का कोई भी मेंबर, ऑपोजिशन यानी कि आपकी जो भी विपक्ष है उसके विपक्ष का कोई सदस्य ही इसका चेयरमैन बन सकता है। ये एक कन्वेंशन है, पहले बिल्कुल रूलिंग पार्टी से आया करता था, बाद में 60s के अंदर इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। 60s में इसको चेंज करके अब कर दिया गया है कि ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष से ही कोई विपक्ष का कोई मेंबर या सदस्य को ही चेयरमैन बनाया जाएगा, ठीक है ना। कौन चुनता है? स्पीकर चुनता है। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा इफ नाइदर द स्पीकर नॉट द डेप्यूटी स्पीकर इज अवेलेबल। यदि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ए, अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य, या बी, अ मेंबर चूजन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद द्वारा चुना गया सदस्य, या फिर सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द राज्यसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, या फिर सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर लिखो और आगे अपना आंसर लिखो। बताओ हु प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा इफ नाइदर द स्पीकर नॉर द डेप्यूटी स्पीकर इज अवेलेबल। यदि लोकसभा अध्यक्ष या उपसभापति या उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध नहीं है तो फिर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? आंसर है दोस्तों ए, अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी लोकसभा का सदस्य जिसे राष्ट्रपति ने चुना हो। ये क्या है? अस्थायी रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये करेंगे, ठीक है ना, ये अपॉइंट कर दिया इनको, अब उनको स्पीकर का काम ये करेंगे जब तक कि पूरी लोकसभा किसी और को चुन के यहाँ पे बिठा देती है, तब तक के लिए क्या करेंगे? प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर सकते हैं स्पीकर के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? लोकसभा क्या करेगी? आपस में से ही किसी एक को चुन के स्पीकर बना सकती है, ठीक है। हालांकि नॉर्मली ये होता है कि उसी को चुना जाता है, लोकसभा से ऐसा सहमति ली जाती है कि भी हाँ किसको चुना जा रहा है ये वो, बट इसके अंदर रोल किसका है? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का ये पावर होता है, प्रेसिडेंट के पास ये ड्यूटी होती है कि भाई इस टाइम पे किसी भी लोकसभा के किसी मेंबर को स्पीकर बना देता है कि स्पीकर की पोस्ट जो है वो खाली ना रहे। समझ गए? चलिए दोस्तों यहाँ पे हम हमारे सेशन को एंड कर देते हैं। ये है मेरा कोड, इसे आप यूज़ कर सकते हो टू सी माई फ्री क्लासेस एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो, और फ्री क्लासेस देख सकते हो आप मेरा ये कोड यूज़ करके, ठीक है। हमारी एक फ्री क्लास चल रही है दोस्तों, शाम को 7 बजे पॉलिटी के MCQs कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए ओके गाइस, देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं वापस यहीं पे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। राजस्थान एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट।